करते हैं बेटा, है ना? संक्षारण, ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो कल हमने ये बात की थी कि संक्षारण किसे कहेंगे। तो संक्षारण यदि देखेंगे बेटा, तो जो धातु होते हैं, धातु जब क्या होता है, कोई धातु का टुकड़ा है या पीस है, कुछ भी है, तो जब वो क्या होता है, वायुमंडल में के संपर्क में आता है, वायुमंडल के संपर्क में आएगा और कुछ अवांछनीय यौगिक जैसे ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है। इन धातुओं में क्या हो जाता है, धातुओं का क्या होता है, संचारण होता है, परिवर्तन करता है। यदि उनमें परिवर्तित हो गया, जैसे मान लीजिए ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, सल्फाइड में हो गया, कार्बोनेट में हो गया, सल्फेट में हो गया, है ना, आदि में परिवर्तन क्या कहलाता है, धातुओं का संचारण कहलाता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, जो घर में गागर होती है, तांबे की बनी हुई होती है ना, उसके नीचे किस प्रकार की काई जमा हो जाती है, हरे कलर की सर। बिल्कुल हरे रंग की हो जाती है। तो कॉपर, वहां पे क्या हो रहा है, उस कॉपर का संचारण हो रहा है, ठीक है ना, हमें क्या पता लग रहा है, उसका संचारण हो रहा है। कल एक पॉइंट और बताया था कि जो संचारण होती है, संचारण की जो प्रक्रिया होती है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना, ऊर्जा उसमें से निकलती है। यानी कि जहां पर क्या हो रहा होगा, संचारण हो रहा होगा, तो उस दौरान क्या हो रही है, वो ऊर्जा निकल रही होगी, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कभी कोई पूछ सकता है आपसे कि संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, ठीक है ना, या अन्य अभिक्रिया। तो ये ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। और इसमें जो वायु में जो उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया, नमी हो गया, है ना, एवं क्या हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, H2S हो गया। ये क्या, ये जो पदार्थ है, ये क्या है, संचारण अभिकर्मक है, गैस संचारण अभिकर्मक, ठीक है ना। ये गैस के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ये संचारित करते हैं पदार्थ को, ठीक है। और संचारण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुष्क संचारण और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक या नम संचारण। दो प्रकार के संचारण होते हैं, कोरिजन जिसको बोलते हैं, है ना। संचारण अब समझ में आ गया होगा, संचारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और उन पदार्थ का क्या हो जाता है, धीरे धीरे उन पे जंग लग जाना, ये भी एक प्रकार का संचारण कहलाता है। तो यहाँ ये संचारण की क्रिया हो सकती है। तो संचारण हमारे पास दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा रासायनिक या शुष्क शुष्क संचारण हो जाएगा, और दूसरा होगा विद्युत रासायनिक या नम संचारण। अब शुष्क संचारण क्या होता है, देखो कहता है कि जो धातु है, धातु का वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होंगी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है ना, इनके द्वारा यदि संचारण होने की को जो हम रासायनिक या शुष्क संचारण कहते हैं, इनके द्वारा ये शुष्क वायुमंडल में क्या है, शुष्क अवस्था में है, ठीक है ना, जैसे HCl हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन और H2S, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इस प्रकार का संचारण होगा, वो शुष्क संचारण या रासायनिक संचारण होगा, ठीक है ना। ये गैसें क्या होती हैं, ये सभी सब गैसें हैं, HCl भी गैस के फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड बाकी तो गैसें हैं ही, ठीक है ना। तो देखो, धातु की सतह से सीधे अभिक्रिया करके क्या कर देते हैं, धातु यौगिक बना देते हैं। इस सीधे के, जैसे आप लोगों ने एल्युमिनियम देखा होगा, एल्युमिनियम के तार जब नए नए रहते हैं, जब नए रहते हैं तो बहुत चमकदार होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। ये जैसे सोने को देखा होगा आप लोगों ने, जब वो दुकान से लाते हैं तो बहुत चमकदार होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, वायु से अभिक्रिया करके वो थोड़ा सा अलग कलर हो जाता है, उसका डल कलर हो जाता है। तांबे को देखा होगा, तांबे की जब गागर नहीं लाओगे, तांबे की गागर, है ना, जिसमें हम पानी भरते हैं, तो या बर्तन, कोई तांबे का बर्तन लाओगे तो बहुत चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो संचारित होने लग जाता है, आप कुछ भी नहीं करोगे उसमें तो काला पड़ने लग जाता है। चांदी हुआ, ये सब चीजें ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या हो रही है, संचारित हो रही है, उनमें क्या हो रहा है, वायु के साथ जो अभिक्रिया, ठीक है ना, तामन ने वायु के साथ अभिक्रिया किया और ये कैसे हो गया, काला पड़ गया, तांबा जो है कैसे हो गया, काला पड़ गया। तो इस प्रकार से सारी धातुएं क्या होती, संचारित होती है, तो इसको, इस क्रिया को कहते हैं संचार, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, संचारण। धातु के साथ क्या बना देते हैं, यौगिक बना देते हैं, और जिससे धातु क्षय होने लग जाती है,
क्षय का मतलब यहाँ पर खत्म होने लग जाती है ना। तो इन अभिक्रियाओं का वेग धातु की सक्रियता, ताप और अभिक्रिया से बने हुए उत्पाद पर निर्भर करता है। अब संचारण की क्रिया अलग-अलग होती है। जैसे जंग लगने के लिए यदि क्रिया देखोगे तो जंग लगना लगभग बहुत समय सालों तक लग सकता है, ठीक है ना? लंबी प्रक्रिया हो सकती है, काफी लंबी प्रक्रिया हो सकती है ना? जिसमें क्या हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। तो जंग लगना बहुत मंद अभिक्रिया है, बहुत धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है? तो ये है संचार, ठीक है ना? और तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाएं और भी हो सकती है ना? तो यहाँ पर संचारण क्या है? बहुत धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया होती है, ठीक। और इनसे ध्यान रखना है, संचारण की क्रिया में 2-3 चीजें बहुत काउंट करती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा जंग कब लगता है? लोहे पर कब लगता है जंग? सर जब नमी ज्यादा होती है। बिल्कुल, जब नमी ज्यादा होती है। और आप लोगों ने देखा होगा बरसात में जो है सबसे ज्यादा जंग लगता है कि नहीं लगता है? जब बारिश होती है उस दौरान जो है जंग ज्यादा लगता है। चाहे आप लोगों के घर में यदि कोई कील लगी हुई है घर में, तो कील लगी हुई तो आप देखोगे तो बरसात में उसमें जंग लगने की संभावनाएं होती है। क्यों? दो चीजें हैं। एक तो तापमान ज्यादा होता है, बरसात होती है अधिकांश जुलाई के लगभग, है ना, जून जुलाई में, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। इस दौरान तापमान भी अधिक होता है और साथ साथ वायु में नमी भी अधिक होती है। नमी नहीं कहेंगे, आर्द्रता। वायु में क्या होती है? आर्द्रता अधिक होती है, माने उसमें पानी के कण होते हैं। जिसे आप लोग देखोगे बरसात में हल्के हल्के जो है क्या होता है, कमरे में भी जाओगे तो आपको लगता है कि हमारे कपड़े गीले हैं, हल्के से, क्योंकि वो क्या है? आर्द्रता के कारण, वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसके कारण, ठीक है। तो ये क्या है? दो चीजें वहां पर काउंट आ रही जो हमारे पास इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए। एक तो ताप की जरूरत पड़ रही। किसकी जरूरत पड़ रही? ताप। दूसरा क्या है? ताप हो गया और उसके वायुमंडल में जो है क्या है? नमी है। तो इन दो चीजों पर बहुत निर्भर है ना। और वो पदार्थ किस प्रकार से सक्रिय है? देखो आप लोगों ने देखोगे जंग पे जल्दी माना सपोज हम Fe देखते हैं, तो Fe पे क्या लग रहा है? जल्दी जंग लग रहा है। लेकिन उसकी जगह और चीजें हैं जैसे Au है, सोना है, चांदी है, इनमें थोड़ा कम, इनमें थोड़ा कम चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी सक्रियता पर भी निर्भर करेगा उस पदार्थ की सक्रियता किस प्रकार, ठीक है। ये तो है हमारे पास कौन सा वाला? रासायनिक और शुष्क संचारण। दूसरा प्रकार है विद्युतीय, ठीक है ना, विद्युतीय रासायनिक या नम संचारण, ठीक है ना। कैसा संचारण? नम। ये शुष्क वाला संचारण था, ये तो था रासायनिक, और ये है विद्युत रासायनिक। तो विद्युत रासायनिक में क्या होगा कि धातुओं का नमी और अशुद्धियों की उपस्थिति में, एक तो नमी हो गया, नमी क्या होती है बेटा? नमी हमेशा सतह पर होती है, होता दोनों चीज एक ही, आर्द्रता हो और नमी एक ही चीज है, लेकिन आर्द्रता वायुमंडल में होती है और नमी हमेशा कहाँ होती है? किसी सतह पर होती है, जैसे दीवारों पर नमी होती है, ठीक है। ये अलग अलग शब्द है इनके लिए। तो यह कहता है कि देखो धातुओं का नमी और अशुद्धियों की उपस्थिति में क्या होता है? संचारण तीव्रता से होता है। एक तो क्या होगा? नमी होगी और दूसरी अशुद्धियां हैं, तो उनमें क्या होगा? तीव्रता से उनका संचारण होगा। जिन धातुओं का, देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन विभव एक ही चीज होता है, ठीक है ना। जिन त्रिपाठी ने कहा था, आईपीएससी त्रिपाठी ने कहा था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ही मानक अपचयन विभव है, इसे याद आया होगा आपको, है ना। तो ये क्या कहता है कि धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम होता है, जिन धातुओं का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए Fe हो गया, जिंक हो गया, इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? कम है।
उनका संचारण आसानी से हो जाता है। ध्यान रखना, एक शब्द इंपॉर्टेंट हो गया कि जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, कम होगा, उनका संचारण क्या होगा, अधिक होगा। मान लीजिए इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है तो उनका संचारण क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि Fe का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है इसलिए इसका संचारण ज्यादा होता है। जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है इसलिए क्या होगा, इनका संचारण ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ संचारण की प्रक्रिया थी जिसको हम समझ रहे होंगे। ठीक है ना। संचारण की क्रिया विधि, किस प्रकार से संचारण होता है, तो ये देखो लोहे पर जंग लगना, ये प्रोसेस पूछा जाता है कभी कभी कि लोहे पर जंग किस प्रकार से लगता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो लोहे पर जंग लगता है वो क्या है, जो दूसरे नंबर का हमने पढ़ा था, विद्युत रासायनिक क्रिया। कैसी क्रिया है, विद्युत रासायनिक क्रिया। ठीक है, जंग लगने पर क्या होगा, जंग लगने में क्या है, लोहे की जो सतह होगी, लोहे की सतह पर क्या होता है, एक विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने कोई लोहा लिया और इस लोहे पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोई पदार्थ बनता है। तो विद्युत रासायनिक पदार्थ कौन होते हैं, जिसमें विद्युत रासायनिक पदार्थ हम किसे कह सकते हैं, जिसमें एनोड और कैथोड बनता होगा, ऐसा कुछ। तो वही तो हुआ विद्युत रासायनिक पदार्थ। जंग लगने में लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद्युत रासायनिक पदार्थ क्या होगा, जिसमें क्या होगा, एक कैथोड बनेगा, एनोड बनेगा, वही तो विद्युत रासायनिक पदार्थ होगा। तो पहले एक विद्युत रासायनिक क्रिया है और इसकी सतह पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जंग लगना कैसी क्रिया है, विद्युत रासायनिक क्रिया। और इसमें यदि किसी सतह पर जंग लगता है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, विद्युत रासायनिक पदार्थ। ठीक है ना, यहाँ आगे देखेंगे बेटा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त जल, इसमें क्या होगा, होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ में जैसे ऑक्सीजन है, लेकिन इनके साथ जल के अणु भी होंगे, इनके साथ क्या होंगे, जल के अणु। ठीक है ना, जल की बूंदें लोहे की सतह पर एक परत बनाती है। जैसे मान लीजिए हमने लोहा लिया और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ वायुमंडल में है और जल हुआ, इन्होंने एक सतह पर इस पे क्या बना ली, परत बना दी। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड देखो CO2 क्या है, घुली होने के कारण, जैसे मान लीजिए हमने कहा H2O, H2O कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि क्या होगा, एक प्रकार का पदार्थ बनाएगा, तो इसको ये जो बनेगा H2 प्लस ये बना देगा H2CO3। यदि इसको घुली हुई अवस्था में तो ये क्या बना देगा, ठीक है ना, H2CO3। तो देखो ये क्या कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होने के कारण जल की चालकता बढ़ जाती है। चालकता शब्द जानते हैं आप लोग, चालकता को किससे यस डिनोट सर, करते, किससे नोट कप्पा करते से। हैं, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर पूछा हुआ था बेटा, इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो चालकता और मोलर चालकता में अंतर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत सिंपल चीजें पूछी हुई थी। तो देखो यहाँ पर ये क्या कहता है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में घुली होने के कारण जो जल की चालकता है बढ़ जाती है, उसकी जो चालकता होगी कप्पा का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना, और कहता है कि और यह विद्युतीय विद्युत अपघट्य विलयन का कार्य करती है। जैसे ये घुलेगा इसमें तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी और चालकता बढ़ने से क्या होगा, वो विद्युत अपघट्य विलयन बनाएगा। ठीक है ना, विद्युत अपघट्य विलयन बनाएगा, है ना, और वो क्या करेगा, उसकी भांति कार्य करने लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे CO2 है प्लस इसमें H2 मिला और इसने क्या बना दिया, देखो इस CO2 है, इसमें हमने H2O देखा, तो H2O बना, तो पहले तो रिएक्शन ऐसी बनेगी, देखो H2O रिवर्सिबल है, ये बना देगा 2H पॉजिटिव और साथ साथ में CO3 2 नेगेटिव।
वैसे कंपाउंड ही बनता है H2CO3। अब यहाँ देखो ये कैथोड और एनोड भी बनेगा। जब विद्युत अपघट्य बन गया तो उसमें क्या होगा, वहां पर क्या होगा, अपघटन की क्रिया होगी। ठीक है, अब देखो ये पहले ये दो चीजें बन गई, जैसे बन जाएगा H पर, ये देखो अम्ल बन गया और कार्बोनेट भी बन गया, दोनों बन गए। ठीक है ना। अब ये देखो लोहे पर लोहे का संचारण, ये लोहे पर जंग लगना। ठीक है ना, लोहे पर क्या होगा, लोहे के परमाणु एनोड का कार्य करते हैं। जो लोहे का परमाणु होगा, जैसे लोहे की जो रॉड है, वो किसका कार्य करेगा, किसका काम करेगा, एनोड का कार्य, एनोड का कार्य करेगा। कौन, जो हमारे पास आयरन है या लोहा है। ठीक है ना, वो क्या करेगा, एनोड का कार्य। और एनोड पर क्या होता है, केशव, केशव है बेटा, केशव नहीं, बता सकते हो बेटा, एनोड पर क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है, केशव है, ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, केशव, पारस तुम बताओ बेटा। उपचयन। एनोड पर होगा उपचयन। ठीक है ना, तो एनोड पर क्या होगा, उपचयन होगा। एनोड पर क्या होगा, उपचयन होगा। ठीक है ना, उपचयन जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, देखो कि लोहे के जो परमाणु होंगे वो एनोड का कार्य करेंगे। ठीक है ना, और जो क्या करेंगे, अपचयन अर्ध अपक्रिया में भाग लेते हैं। इसने लिखा हुआ अपचयन अर्ध अपक्रिया, अपचयन किस पर होगा, इसमें कैथोड पर। ठीक है ना, और इस प्रकार लोहे की सतह पर क्या होंगे, लोहे की सतह पर क्या होंगे, छोटे छोटे विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होगा। ये छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, विद्युत रासायनिक सेल, जिसमें क्या होगा, एनोड होगा, कैथोड होगा। ठीक है ना, दो प्रकार के सेल बनेंगे। अब देखो ये कहता है कि अम्लीय माध्यम होने पर, क्योंकि अम्लीय माध्यम इसमें H+ आयन है, ठीक है ना, तो ये कहता है लोहे के जंक लगने की अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, संपन्न होती है। जैसे एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर ये क्या करेगा, देखो लोहे की सतह पर एनोड, लोहे की सतह एनोड का कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोहा होगा, जैसे Na Fe हुआ, तो Fe क्या करेगा, यहाँ पर एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं उपचयन। ठीक है ना, और उपचयन प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, Fe क्या करेगा, 2 पॉजिटिव बनाएगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे Fe के, सॉरी 2 परमाणु होंगे, एटम होंगे Fe के। तो यहाँ 2 Fe होगा, 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से। ठीक है ना, और जो ई नोड सेल है ना, वो क्या होगा, इसकी वैल्यू है कितनी है, माइनस में है, -0.44। ठीक है ना, इस सेल की जो वैल्यू है इतनी बोल्ट है। ठीक है, अब यदि कैथोड पर देखेंगे तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कहता है कि जल की जो बूंदें हैं H+ आयन की उपस्थित होती है इसमें। ठीक है ना, की उपस्थिति में एनोड से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे, तो यहाँ पर देखो एक तो है 4H, ये हाइड्रोजन है इसमें कैथोड पर। ठीक है ना, और ये एक्वस मीडियम में है ही, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ये इस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन की क्रिया हो। ठीक है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के H बना देता है, हाइड्रोजन बना देता है, और ये आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, 2H2O बना देंगे। देखो ऑक्सीजन का अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ ऑक्सीजन को देखोगे तो ये इसका अपचयन हो गया, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या है, अपचयन हो गया। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन का अपचयन होगा, एनोड पर क्या होगा, Fe का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये कहता है, देखो जो हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन सेल लिया, ठीक है ना, मानक अवस्था पर जो हाइड्रोजन सेल है उसकी जो वैल्यू है, देखो O2
और यहाँ पर सिंगल ये हो जाएगा S2। इसकी जो वैल्यू है ये है 1.23, लेकिन प्लस में इतना वोल्ट है। तो इस पूरी अभिक्रिया को यदि हम देखेंगे, इन दोनों अभिक्रियाएं ये अलग है, एनोड पर ये हुआ और कैथोड पर ये हुआ। यदि हम इसको एक साथ देखें तो एक साथ क्या होगा कि हमारे पास क्या होंगे, 2Fe के एटम होंगे, ये सॉलिड स्टेट में होंगे। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, प्लस इसमें 4H पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना। इसने क्या किया, अभिक्रिया की, अभिक्रिया करने के बाद 2Fe2 पॉजिटिव बनाया, ये एक्वस फॉर्म में आया। फिर क्या हुआ, इसमें 2 मॉलिक्यूल H2 ये बना। लेकिन जब ई नोट ऑफ सेल निकालते हैं, कोई बता सकता है ई नोट सेल क्या हो सकता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। बिल्कुल, ई नोड जब सेल होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ई कैथोड माइनस कि प्लस, माइनस माइनस होगा, है ना, ई एनोड। तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें से कैथोड में से जब एनोड घटाएंगे, दाएं में से बाएं, ऐसा कुछ है, क्या था, दाएं में से बाएं, ऐसा बताया था ना। ये इसको यस हम सर। इसको पढ़ा था ई आर माइनस ई एल, ठीक है ना। ये भी क्या होता था, ई नोड सेल। तो इसमें नोड का चिन्ह लगना चाहिए सर, क्योंकि ये दोनों इसके लिए। तो ई नोड, ये कैथोड पर कौन है, कैथोड पर कौन है, कैथोड पर है हमारे पास हाइड्रोजन, ये देखो ये वाला है, ये तो प्रक्रिया है। और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन की वैल्यू है 1.23 माइनस एनोड, एनोड पर क्या है, एनोड पर हमारे पास Fe है। देखो Fe की वैल्यू कितनी है, ये है। तो माइनस पहले से, फिर एक माइनस और लगेगा, माइनस, और ये आएगा 0.44, ये ऐसे ब्रैकेट के अंदर होगा। ये भी माइनस है, माइनस ने माइनस को क्या कर दिया, प्लस में। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 1.67, ये प्लस में आएगी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस में वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये क्या कहता है, देखो इस प्रकार के जो सेल होंगे, ठीक है ना, इस प्रकार के जो सेल होंगे, जैसे Fe है, तो Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और जो Fe2 पॉजिटिव आयन, ये देखो ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन होगा, और इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके द्वारा क्या बना देता है, इसमें, और किसमें ऑक्सीकृत होता है, किसमें होगा ये ऑक्सीकृत, क्या बनाएगा ऑक्सीकरण के बाद, कुछ बनाएगा इसमें या नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ये बना देगा बेटा Fe, यहाँ पर है, द्वारा जो है क्या होगा, ये होगा Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। ये किस, क्या होगा, जो Fe2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ये Fe3 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। और ऑक्सीकृत होकर के क्या बना देता है, ये बना देता है, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा Fe2O3, ठीक है ना, Fe2O3 बनाएगा, ठीक है ना। जो क्या होगा, जलयोजित होकर के क्या बना देता है, फिर जल के साथ अभिक्रिया करके Fe2O3 बना देगा। और जब इसके साथ जल के अणु मिल जाएंगे, तो यहाँ पर होगा XH2, X मॉलिक्यूल H2, इस प्रकार। ये है जंग का सूत्र भी, ठीक है ना। और इसका जो रंग होता है ये लाल, इस प्रकार से क्या बना देगा बेटा, ये जंग लग रहा है, ये प्रोसेस है, ठीक है ना। इसकी अभिक्रियाएं भी हैं, ये जंग लगने की जो अभिक्रिया है, जैसे हमने रिएक्शन में तो लिखी हमने, है ना। जैसे मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल हमारे पास Fe2 पॉजिटिव हुआ, इसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, ठीक है ना, प्लस 4 मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसमें H2O हुए, ठीक है ना, जल के अणु आए, जल के अणु ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बना देता 2 मॉलिक्यूल Fe2O3, और प्लस इसमें 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, H प्लस आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही क्या होगा, इसमें जो ये बना हमारे पास
लाल भूरे रंग का ये पाउडर बना ये वाला, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, Fe2 जो हमारे पास Fe2O3 है, इसके साथ X मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2O बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। इस टाइप से जुड़ेगा और ये बना देगा Fe2O3 और यहाँ पर आएगा XH2। बस ये हमारे पास बन गया लाल भूरे रंग का एक प्रकार का पाउडर, ठीक है। ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। दो चीजें बेटा, एक फेरस ऑक्साइड होता है, एक फेरस होता है और एक फेरिक होता है। इनमें कोई अंतर बता सकता है, फेरस और फेरिक? कोई बता सकता है? एक फेरस होगा, एक फेरिक होगा। जो फेरस होगा उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज वाला और जो फेरिक होगा उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज वाला। कैसे पता लगेगा? इसमें 3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव। ये कौन सा वाला? फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड? फेरिक। फेरस ऑक्साइड क्या होगा? FeO2। FeO2। 2 दूनी 4, तब तो ज्यादा हो जाए। Fe2O2। यस सर। ऐसा होगा ना। देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जिसकी पावर यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए? 6 माइनस हो गए, है ना। Fe कितने हैं? 2 है। Fe 2 है हमारे पास, 2 Fe है। तो इनमें इनमें आधा आधा बांटो, 3 प्लस इसके पास होंगे, 3 प्लस इसके पास होंगे, तभी तो ये 6 को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है ना। फेरिक वाला है, फेरिक ऑक्साइड। तो ये थोड़ी कुछ चीजें जानकारी थी इसकी, है ना। तो इस टाइप से हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ये बनेगा लाल भूरे रंग का, और ये हो गया जंक लगना, ठीक है। इसके बाद थोड़े से और आगे चलते हैं। ये जंक लग गया इसमें। देखो एनोड पर क्या कंडीशंस होगी। एनोड पर इसमें क्या होगा, जंक लगने की जो संपूर्ण अभिक्रिया है एनोड पर, तो एनोड पर हमने देखा, अभी तक भी देखा था कि जो एनोड है, एनोड पर क्या हुआ, जो Fe है इस सॉलिड स्टेट में था, इस सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, Fe2 पॉजिटिव चार्ज, ये फेरस में हो गया इससे कन्वर्ट, है ना, एक्वस फॉर्म में, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होगी। कैथोड पर यदि देखेंगे, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन H प्लस के साथ अभिक्रिया की, ठीक है ना, 4H प्लस के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल H2 बना दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से तो वायुमंडलीय ऑक्सीकरण कह सकते हैं इसको, या पूरा एक साथ लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, यानी कि 2 मॉलिक्यूल Fe, 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2H2, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, हाफ ऑक्सीजन होगा और एक केस में कन्वर्ट हो जाएगा, बना देगा Fe2O3 सॉलिड के फॉर्म में, और प्लस इसमें 4H निकल जाएगा। बस इस प्रकार से बना, ये संपूर्ण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको वायुमंडलीय ऑक्सीकरण कह सकते हैं। अब संचारण के बाद आता है संचारण से बचाव। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कोई ऐसी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इसको संचारण से क्या क्या बचाव हो सकता है, ठीक है। तो संचारण से किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जो पदार्थ है की परत जो होती है, धातु की सतह जल के संपर्क में आने से रोकना है इसको, क्योंकि ये जल के संपर्क में नहीं आएगी तो इसमें जंक नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो धातु की सतह होती है ना, उसको कैसे रखना चाहिए, चिकना रखना चाहिए ताकि पानी फिसल जाए उसमें से, है ना। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, धातु की सतह पर हम पेंट करके रख लें। पेंट रख लेंगे तो उसकी सतह पर, जैसे मान लीजिए हमने धातु यहाँ लिया कोई धातु और इसकी सतह पर पेंट कर लिया, जब हम पेंट करेंगे इस पर तो क्या होगा, जल, एक तो जल के संपर्क में नहीं आएगा, दूसरा क्या नहीं आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, तो ऑक्सीडेशन उसका जंक लगना उसमें संभव ही नहीं होगा। तो पेंट एक तो हम क्या कर सकते हैं,
सतह पर पेंट लगा करके, ठीक है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, तेल या ग्रीस की परत बिछा करके। यदि तेल लगा देंगे, तेल से क्या नहीं होगा, पानी उस पर रुकेगा नहीं, और वो क्या करेगा, धातु की ऊपर एक परत बना देगा, ठीक है, तेल या ग्रीस, ठीक है। उसके बाद है, देखो नेक्स्ट है, ये कहता है धातु पर संचारित न होने वाली धातुएं, जैसे क्या होगा, ये जो धातु जो संचारित नहीं होती, जैसे क्या हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनकी परत को चढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, गैल्वनीकरण भी कहते हैं इस प्रक्रिया को, है ना। इन चीजों को यदि चढ़ा देंगे तो उससे भी क्या नहीं होगा, संचारण नहीं होगा। अब एक है बलिदानी प्रोटेक्शन। बलिदानी प्रोटेक्शन या हम कह सकते हैं बलिदानी सुरक्षा। ये किस प्रकार की सुरक्षा है, ठीक है ना। इस विधि में क्या होता है कि जो लोहे की सतह होती है ना, लोहे की सतह पर अधिक सक्रिय ऐसी धातु परत चढ़ाई जाती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या हो, लोहे से ऊपर हो। मान लीजिए हमने क्या किया, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे से जो ऊपर वाली है वो परत चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जो क्या होगी, लोहे से ज्यादा सक्रिय होगी। अब होगा क्या कि अधिक सक्रिय धातु स्वयं रिडॉक्स रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या कर देती, भाग ले लेती, ठीक है ना, और दूसरी धातु का बचाव कर लेती है। इससे यदि सक्रिय धातु हमने लगा दी इसके ऊपर, माना ये लोहा है और लोहे के ऊपर कौन सा कोई ऐसी धातु लगा दी, ऐसी धातु की परत चढ़ा दी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, लोहे से ऊपर है, तो वो रिडॉक्स, पहले उसका क्या होगा, उसका संचारण होगा, इसीलिए वो बलदानी कह गया और इसको बचा देगी, ठीक है। अधिक सक्रिय धातु स्वयं रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरी धातु का बचाव करती है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कहता है कि लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए इसकी सतह पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जो ये जैसे माना ये लोहा है और लोहे से ऊपर इसके ऊपर क्या कर देंगे, जिंक की धातु, जिंक जो होगा Zn, उसकी एक परत चढ़ा देंगे इसमें, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वनीकरण कहलाती है। देखो ये जो मैंने अभी कहा था गैल्वनीकरण, गैल्वनाइजेशन, ठीक है ना। जिंक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा बहुत ज्यादा कि गैल्वनीकरण किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना जो है क्या कहलाता है, गैल्वनीकरण कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, पहले ये परत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आएगा। तो देखो जिंक जो है लोहे से अधिक सक्रिय होता है ना, और गैल्वेनीकृत लोहे लोहे के स्थान पर जिंक का संचारण होता है। लोहे के स्थान पर किसका होगा, जिंक का। ये जिंक जो है पहले वो संचारित होगा, ठीक है। और क्या होगा, देखो यहाँ पर ZnCO3 और ये हाइड्रोक्साइड के अणु बने, इसको बोलते हैं क्षारीय जिंक कार्बोनेट में बदलती है, ठीक है ना। और गैल्वेनीकृत लोहे की सतह पर खरोच पड़ने पर भी लोहे की तुलना में जिंक का संचारण होता है। मान लीजिए हमने लोहे कोई पाइप है और इसमें खरोच भी लग गए, तो इस खरोच लोहे से पहले किसका संचारण होगा, जिंक का, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ देखो, क्योंकि तब भी जो लोहा है, लोहे की तुलना में जिंक का ऑक्सीकरण पहले होगा। तो ये बलिदानी सुरक्षा क्या हुआ, बलिदानी समझ गए कि जो जिंक है उसने बलिदान दिया किसके लिए, Fe को बचाने के लिए, तो इसे कहा जाता है बलिदानी सुरक्षा। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, गैल्वनीकरण पूछा जाता है। गैल्वनीकरण किसे कहते हैं, तो अब आप लोगों को पता लग गया गैल्वनीकरण किसे कहेंगे, किसे कहेंगे गैल्वनीकरण, कोई बताएगा बेटा गैल्वनीकरण किसे कहेंगे, सूरज। सर लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना। वो जंग से बचाने के लिए जिंक की परत को चढ़ा दे, या हम कह सकते हैं गैल्वनीकरण कह सकते हैं कि जो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना ही गैल्वनीकरण कहलाता है ना। लोहे पर क्या करना, जिंक की परत चढ़ाना, ठीक है ना। जिंक Zn होता है ना, जंक अलग है। अब ये ध्यान रखना, जिंक का फॉर्मूला अलग, जिंक अलग है और जंक लगना अलग है, ठीक है ना। जंक, ये तो है जंक, ये जिंक है ना, और जंक कैसे दिखता है,
ठीक है ना। तो जंग ये देखो, जंग लोहे पर जंग लगा, ठीक है ना, जंग लगा। तो ये दोनों अलग अलग, इनका फॉर्मूला क्या है, जिंक का फॉर्मूला क्या है, जिंक का फॉर्मूला क्या है बेटा, जेड है। और इस जंग का फॉर्मूला क्या है, जंग का Fe2O3 Fe2O3 और एक्स मॉलिक्यूल H2, एक्स मॉलिक्यूल क्या होंगे H2। ये है जंग, ये जंग का, जिंक और जंक में अंतर पता लग गया है ना। चलो उसके बाद एक और है बेटा इसमें, ये है विद्युत या कैथोड सुरक्षा। एक कैथोड सुरक्षा है, बलदानी सुरक्षा आप लोग जान गए, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन जिसको कहते हैं, गैल्वेनीकरण हो गया, ठीक है ना। यहाँ है विद्युत या कैथोड सुरक्षा। कैथोड सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है, इस विधि का जो हम प्रयोग करते हैं कि जल में डूबी हुई वस्तुएं, जैसे सिप हो गया और भूमिगत पाइप हो गए, टैंक हो गया, टैंक के बचाव के लिए किया जाता है ना। जैसे हमने कहा कि एक सिप है, या गांव में हमारे पास पाइप होते हैं, पाइप तो जमीन के नीचे रहते हैं, नमी रहती है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसके लिए कह रहा है कि इसमें हम कैथोड सुरक्षा देंगे। कैथोड सुरक्षा देखो, विद्युत या कैथोड सुरक्षा, ये किस प्रकार की सुरक्षा होगी, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये कहता है कि इस विधि में क्या करते हैं, अधिक सक्रिय धातु, अधिक जो सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे माना मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सक्रिय धातु है ना, आदि का संबंध लोहे के पाइपों आदि से कर दिया जाता है। इनका संबंध जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, इनको क्या कर देंगे, उनसे संबंध बना देंगे, है ना, यानी कि इनके साथ घोल देंगे, किसके साथ, लोहे के साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो अधिक सक्रिय धातु है वो एनोड का कार्य करेगी, ठीक है ना, और लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, ठीक है ना, ये क्या करेगी, एनोड का कार्य करेगी। यदि हमने इसको साथ घोल करके इसके साथ मिला दिया, किसको, मैग्नीशियम को, जिंक को और एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें जो अधिक सक्रिय धातु है वो क्या करेगी, एनोड का कार्य करेगी, ठीक है। तो एनोड का कार्य करेगी तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो सबसे पहले संचारण किसका हो जाएगा, इनका होगा, जिससे बलिदानी में हुआ था, है ना। ये क्या करता है, लोहे से पहले अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ठीक है। इस प्रकार जैसे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम ब्लैक में जुड़ी हुई भूमिगत लोहे की पाइप, जो लोहे की पाइपें होती हैं, टैंक में आदि का संचारण होता है। संचारण मैग्नीशियम से अधिक क्या होता है, उपचयन विभव के कारण बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम मैग्नीशियम मिला देंगे इसके संपर्क में, तो पहले किसका होगा, इसका होगा, फिर तब किसका आ गया, लोहे का। तो इसमें संचारण किसका हो रहा है, पहले जो इससे जुड़ा हुआ जाता है सक्रिय धातु, ठीक है। इस प्रकार से क्या बना देंगे फिर, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नीशियम का जो, यदि देखेंगे ई नोट ऑफ mg को देखेंगे तो mg का क्या होगा, mg की जो वैल्यू होगी ये आता है लगभग -2.37, ठीक है ना, वोल्ट होता है। और जो हमारे पास किसका होगा, Fe का होगा, तो Fe का यदि देखेंगे तो Fe का कितना हुआ, ये क्या होगा, -0.44, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ देखो तो माइनस ज्यादा वाला है, तो ये सक्रिय ज्यादा है इसकी तुलना, ठीक है ना। जो पहले क्या होगा इसका, ये एनोड की तरह काम करेगा ये वाला, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, पहले ये जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके अपने आप को डैमेज कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस टाइप से कर सकते हैं, ये है विद्युत या कैथोड सुरक्षा, ठीक है ना। जंग रोधी पदार्थ हमारे पास। अब उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ जंग रोधी पदार्थ होते हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारे के सारे जंग रोधी पदार्थ हमारे पास है ना। इसको भी हम लगा करके क्या कर सकते हैं, जंग को रोक सकते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, क्रोमियम हो गया,
जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता, तो उसी के कारण क्रोमियम को मिला करके किया जाता। ये तो संचारण से संबंधित था। ठीक है, अब इसी का जो दूसरा पार्ट है बेटा,